हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एबीएम मॉड्यूल बी विच इज एचआरएम। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू परीक एंड रॉय, विच रोल ऑफ एन एचआर प्रोफेशनल फोकसेस ऑन डायग्नोस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस? ऑप्शंस है सपोर्टिव रोल, मैनेजरियल रोल, प्रोसेस रोल, सिस्टम्स डेवलपमेंट रोल। सो पारिक एंड जो राव है, उन्होंने जो एचआर प्रोफेशनल्स के फंक्शंस होते हैं उनको 5 हेड्स में डिवाइड किया है। इनमें से कौन सा हेड है विच इज बेस्ड ऑन फोकसिंग ऑन डायग्नोस्टिक द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज द प्रोसेस रोल। सो जो प्रोसेस रोल होता है वो बेस्ड होता है ऑन क्रिएटिंग नेसेसरी कल्चर एंड द वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। साथ में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करता है और राइट स्टेप्स, करेक्टिव स्टेप्स लेता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं आपकी सपोर्टिव रोल की, सो इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेटिंग एंड द एग्जीक्यूटिव रोल्स लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल रोल्स जो बेस्ड होता है, इट इज परफॉर्मिंग द मैनेजरियल फंक्शंस, जहाँ पे आपका प्लानिंग द मैन पावर फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट, ओके, वो सारी चीजें आ जाती है। प्रोसेस रोल जैसे कि अभी आपको इसमें बता दिया गया। और लास्ट होता है आपका क्या, सिस्टम डेवलपमेंट रिसर्च रोल होता है विच इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग सिस्टम्स विच डील विद द पीपल, देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो 5 टाइप के रोल्स जैसे मैंने बताया, तो सपोर्टिव, मैनेजरियल, ओके, प्रोसेस, सिस्टम डेवलपमेंट, और 5th रोल होता है बेस्ड ऑन रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंस। सो ये 5 रोल्स की इन्होंने बात करी है। डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन द, जो आपके एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपर क्या है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, तो कॉम्पिटेंस डेवलप करना। ठीक है, तो ये 5 रोल्स की इन्होंने बात करी है। ये देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी लगभग हर क्वेश्चन के साथ ऐड किया है, जो आप हमारे पीडीएफ में पढ़ सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी? ऑप्शन है एचआरएम इज प्रोएक्टिव व्हाइल एचआरडी इज रिएक्टिव। ऑप्शन बी एचआरएम इज अ सबसेट ऑफ एचआरडी। Option C, HRM focuses on administrative maintenance while HRD focuses on employee growth and potential. Option D, HRD is only concerned with payroll and recruitment. So HRM और HRD में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं HRM की विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये फंक्शन जो होता है इट फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट को देखना कि भाई किस तरीके से रिक्रूटमेंट, हायरिंग कब करनी है, कितने लोगों को हायर करना है, उनका कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसको डिजाइन करना, अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट करना, वो सारी चीजें आपकी एचआरएम में आ जाती है। जो एचआरडी होता है वो फोकस करता है एम्प्लॉय ग्रोथ और पोटेंशियल पे, तो वहां पर आ जाता है जैसे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को होल्ड करना, जिससे कि उनका और ज्यादा करियर डेवलपमेंट हो सके, करियर प्लानिंग, एडवांसमेंट, मेंटोरिंग, जिससे कि एक लर्निंग कल्चर डेवलप हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो एचआरडी होता है वो एचआरडी एक्चुअल में सब सिस्टम होता है ऑफ एचआरएम। सो ये आपका स्टेटमेंट रिवर्स लिखा है, इसीलिए ये गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द जॉब स्पेसिफिकेशन कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस प्राइमरली डिटेल? ऑप्शन है द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल। ऑप्शन बी द ह्यूमन क्वालिटीज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। ऑप्शन सी वर्किंग कंडीशंस एंड हैजर्ड्स। ऑप्शन डी द सैलरी एंड बेनिफिट पैकेज। सो दो आपके होते हैं टर्म्स, एक होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन विच कम्स अंडर द जॉब एनालिसिस पार्ट। ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि जो पर्सन है जिसको हम लोग को अगर हम हायर करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि डील करता है कि जो एम्प्लॉयज जिनको हम हायर करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज,
तो उनकी क्या नेसेसरी नॉलेज लेवल, क्या स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सो दैट इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब प्रॉपरली। ओके, तो इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। द एजुकेशन लेवल कितना होना चाहिए, कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिससे कि वो लोग प्रॉपरली अपने जॉब को परफॉर्म कर सके। दूसरा होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर में आता है जॉब टाइटल क्या है, जिससे आप जॉब को पहचान सको कि भाई क्या जॉब आपको करनी है। सो इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है, ओके, क्या मशीन टूल्स यूज करने, क्या मटेरियल यूज करना है, वो सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है, जिसमें व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म द जॉब। और जॉब स्पेसिफिकेशन में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, दैट इज मेंशन्ड अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट है which adult learning principle suggests that adults learn best when the topic is immediately applicable to their real life problems? ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग, ओरिएंटेशन लर्निंग, ओरिएंटेशन टू लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, रेडीनेस टू लर्न। सो देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो इस पर बेस्ड है कि भाई जो अडल्ट होते हैं वो तभी ज्यादा बढ़िया अपना खुद अच्छे से लर्न कर पाते हैं जब उनका वो टॉपिक को वो लोग अप्लाई कर पाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे। सो राइट आंसर है ओरिएंटेशन टू लर्निंग। सो ओरिएंटेशन में इसमें आ जाता है जो अडल्ट्स होते हैं दे ट्राई टू रिफ्रेम देयर ओन अजम्पशंस, इमोशंस अराउंड द एक्सपीरियंस एंड वैल्यू ऑफ लर्निंग। जो वो लर्न कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, कितना वो उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, सो दैट इज ओरिएंटेशन। तो इसमें 7 प्रिंसिपल्स आते हैं आपके। एक आता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो अपने इट हैपेंस एट वंस ओन पेस इन वंस ओन वे, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सो अडल्ट्स के पास जब जैसा टाइम होता है जिस स्पीड से वो लोग अपने हिसाब से लर्निंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग होती है विच इज बेस्ड ऑन चेंजिंग वंस पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड, की मतलब यहाँ पर जो लर्निंग होती है तो उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी एक नया आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ओके। रेडीनेस टू लर्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेडी ही नहीं हो लर्न करने के लिए तब आप कुछ भी चीजें आप नहीं लर्न कर पाओगे, ओके। सो भाई अगर जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं वैसे वैसे क्या होता है हमारा रेडीनेस लेवल भी चेंज होता है। तो जितना ज्यादा हम लोग खुद से रेडी होंगे न्यू लर्निंग्स एम्बाइब करने में उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। देन मोटिवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग, ओके। तो मोटिवेशन अडल्ट लर्निंग में इंटरनली होता है, आप खुद से सेल्फ मोटिवेट होने जरूरी है तभी एक अडल्ट लर्निंग कर पाता है। वहीं चिल्ड्रेन की जब बात करते हैं दे आर मोटिवेटेड थ्रू देयर पेरेंट्स, थ्रू द रूल्स एंड लॉज, तो वो ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। बट अडल्ट लर्निंग में दे शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड, ओके। देन द mentorship is also a part of it, which is like learning from the mentor in the specific field. Then experiential is another principle. Which focus on developing life experience और hands on learning। तो इस तरीके से आपके क्या है there are 7 principles of adult learning। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज बेस्ड ऑन जोहारी विंडो। जोहारी विंडो पे हर साल ही क्वेश्चन आता है। इन जोहारी विंडो द ब्लाइंड क्वाड्रेंट रेफर्स टू डैश। ऑप्शंस है नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ऑप्शन बी नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स, ऑप्शन सी अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, ऑप्शन डी अननोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। सो जोहारी विंडो है इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, कि भाई आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो और आपको क्या लगता है बाकी लोग आपको कितना अच्छे से जानते हैं। एंड दिस वाज गिवन बाय लुफ्ट एंड हिंगम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है लोगों को, ओके, उसके लिए इन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए और ब्लाइंड क्वाड्रेंट है विच इज बेस्ड ऑन ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है बट लोगों को पता है। सो अननोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उन्होंने 4 में डिवाइड किया है। ये देखिए टेबल है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है एरिना और ओपन। ये वो एरिया है जो आपको भी पता है लोगों को भी पता है, यानी आपका क्या नाम है, आप कहाँ काम करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखी है।
सो वैसी बातें जो आपको भी पता है और अदर्स को भी पता है। ब्लाइंड क्वाड्रेंट वो बातें जो आपको नहीं पता है बट लोगों को पता है। हो सकता है आप बहुत ईगोइस्टिक है, वो आपको नहीं पता है, आप बहुत ज्यादा, आपको एंगर इश्यू आपको नहीं पता, दूसरों को पता है। तो वो ब्लाइंड क्वाड्रेंट कब खत्म होगा? जब आप लोगों से क्या है और फीडबैक लेने लग जाओगे, तो आपको अपने बारे में और ज्यादा प्रॉपर सेल्फ अवेयरनेस होने लगेगी। फिर थर्ड क्या है, ये क्लोज्ड और हिडन एरिना, क्लोज्ड और हिडन क्वाड्रेंट, वैसी बातें जो आपको पता है बट आपने दूसरों को बता नहीं रखी है। तो ये कब खत्म होगी? जब आप और ज्यादा डिस्क्लोज करने लगोगे अपने बारे में, ऐसी बातें जो आपको पता है बट यू हैव हिडन फ्रॉम अदर्स। और लास्ट क्वाड्रेंट होता है डार्क और अननोन, वैसी बातें जो ना आपको पता है ना औरों को पता है, जो आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, इनको 4 विंडोज कह सकते हैं, जिसमें हाउ मच ऑफ वंस बिहेवियर इज नोन टू वन सेल्फ एंड हाउ मच ऑफ ही फील्स दैट अदर नो अबाउट हिम। ओके, नेक्स्ट, which ego state in transactional analysis is described as being analytical, rational and practical orientation? ऑप्शंस है पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट, नेचुरल चाइल्ड ईगो स्टेट। सो राइट आंसर है अडल्ट ईगो स्टेट। सो अडल्ट ईगो स्टेट होता है, इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ज्यादा एनालिटिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल अप्रोच यूज होता है। पेरेंट ईगो स्टेट इज अ वन विच एक्चुअली रेगुलेट्स आवर बिहेवियर एंड नर्चर इट। कि भाई क्या एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, क्या कंसाइंसियस बिहेवियर होना चाहिए। ओके, जो कि हमारे पेरेंट्स, एल्डर्स के थ्रू हम इन्फ्लुएंस होते हैं ओवर द लाइफ टाइम। ओके, तो वो उसको चेक में रखता है। अब इसमें 2 टाइप के पेरेंट ईगो स्टेट आ जाते हैं। एक नर्चरिंग पेरेंट आ जाता है, जो हमें लाइफ टाइम क्या नर्चर जब करता है उसके, और दूसरा क्रिटिकल आ जाता है, जहां हमें एक तरीके से क्रिटिसाइज, हमें एक तरीके से क्रिटिकल चीजें भी पता चलती है अपने बारे में, जो हम गलत कर रहे हैं वो चीज आ जाता है, वेयर वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। अडल्ट ईगो स्टेट बता दिया, विच इज बेस्ड ऑन मोर एनालिटिकल एंड रैशनल अप्रोच। और चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, दैट इज रिलेटेड विद क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी। ओके, तो वो चीजें इसमें आ जाती है। So these are the 3 different ego states: parent, adult and child ego states. Next है, in Herzberg two-factor theory, which of the following is considered as a hygiene factor? Options है achievement, recognition, company policy and administration, advancement. सो हर्सबर्ग की आपकी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, जिसको हम लोग 2-factor थ्योरी भी कहते हैं, जहां इन्होंने कहा है कि भाई 2 चीजें होती है विच में लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, और कुछ ऐसे फैक्टर विच में लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। सो मोटिवेशनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। सो मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं जैसे रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होना, एंड वर्क इटसेल्फ आल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। सो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, दे ऑल कम अंडर द मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज रिमेन न्यूट्रल टू इट, उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बट इन केस इफ दे आर एब्सेंट इट रिजल्ट्स इन डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, क्योंकि वो लोग ये मान के चलते हैं कि ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो अगर वो प्रेजेंट है, जैसे कि भाई वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, एसी आपका अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर टॉयलेट है, तो फिर वो क्या है, आप न्यूट्रल होगे। बट अगर वो प्रेजेंट नहीं है, यू गेट डिससेटिस्फाइड, मतलब सैलरी प्रॉपर आ रही है आपको टाइमली, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मोटिवेशन लेवल पे, बट अगर 1 महीने टाइम पे सैलरी नहीं मिली, इट विल रिजल्ट इन डिससेटिस्फैक्शन। तो वो सारी चीजें आपकी हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स में आ जाती है, जिसमें आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, प्रॉपर कंपनी पॉलिसीज, प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीजें जो आप मान के चलते हो कि प्रेजेंट होनी ही चाहिए। सो दे डू नॉट एक्चुअली मोटिवेट द एम्प्लॉयज, बट देयर एब्सेंस रिजल्ट्स इन डीमोटिवेशन। ओके, तो जिसमें आपका एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है, आपका सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशंस होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होगा, ये सारी चीजें आपकी हाइजीन फैक्टर्स में आती है। ओके, नेक्स्ट है, अंडर साइकोएनालिटिकल थ्योरी डैश इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस।
इट स्ट्राइव्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर एंड अदर बायोलॉजिकल प्लेजर्स। ऑप्शंस है आईडी, ईगो, सुपर आईडी। सो राइट आंसर है आईडी। सो आईडी क्या होता है, वो आपका अनकॉन्शियस जो आपका है माइंड, एक तरीके से अनकॉन्शियसली आपको वो चीजें मतलब आप करते हो या आपको चाहिए रहती है। ओके, ईगो वैसा स्टेट होता है जो कि कॉन्शियस होता है, इट कीप्स योर आईडी इन चेक एक्चुअल में, कि भाई आप सोच समझ के एक्शंस लो, सोच समझ के काम करो, ऐसा नहीं हर कुछ अपने प्लेजर के लिए किया जाए। सो एक्चुअली इट कीप्स आईडी इन चेक एंड अनकॉन्शियस स्टेट इन आईडी। और सुपर ईगो इज अ वेरी हाई लेवल रेस्ट्रेनिंग फोर्स, जो आपको एकदम बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता है और आप गलत चीजें करने से एकदम हटते हो, पीछे हटाता है वो आपको। सो दैट इज द हाई डिग्री ऑफ कंसाइंस ऑफ पर्सन, कि भाई जो आपके आ जाती है मॉरल पे बात आ जाती है, जो आपको एकदम चेक पे रखता है कि भाई आपको ये गलत चीजें करनी नहीं है, दैट इज द सुपर ईगो पार्ट। नेक्स्ट है Bloom's expectancy theory proposes that motivation is a product of three factors. Which factor refers to the belief that performance leads to an outcome or reward? Options are expectancy, instrumentality, valence, equity. सो राइट आंसर है आपका इंस्ट्रूमेंटेलिटी। सो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहता है मोटिवेशन होता है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स विच इज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि ये सोचना कि अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो उससे हमारे को डिजायर्ड परफॉर्मेंस हम अटेन कर पाएंगे, मतलब हमने अगर एफर्ट डाले तो जो हमारे टारगेट्स है वो हम अटेन कर पाएंगे। अगर एक्सपेक्टेंसी लेवल हाई होता है ओके तभी इंप्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब होता है कि जो हमने अगर हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस अटेन हुआ, ठीक है, अगर हमने वो टारगेट अटेन कर लिया तो उससे हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। तो अगर ये चीज हाई है तो अगेन मोटिवेशन लेवल हाई होगा कि भाई हम टारगेट अचीव करेंगे तो हमें दैट विल रिजल्ट इन एन रिवॉर्ड फॉर मी। और वेलेंस होता है तीसरा, विच मीन्स इफ आई एम गेटिंग रिवॉर्ड हाउ मच वैल्यूएबल दैट रिवॉर्ड इज। मतलब अगर भाई हमने ठीक है जो टारगेट दिए गए, पहला तो होता है कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं, हमें एफर्ट डालने से अटेन कर पाएंगे कि नहीं, वो अगर है तो मतलब एक्सपेक्टेंसी हाई है। दूसरा है अगर हमने चलो टारगेट अचीव कर लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो भाई ये चीज बिलीफ अगर हाई है तो फिर हमारा मोटिवेशन अगेन हाई है। और बैलेंस की भाई वो कितना वैल्यूएबल रिवॉर्ड है, ऐसा नहीं कि भाई हमें 1000 रुपए का बोनस मिल गया, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा टारगेट, तो वो एक वैल्यूएबल अवार्ड होना चाहिए हमारी नजर में। सो बैलेंस हाई है तो मोटिवेशन हाई। सो मोटिवेशन इज द factor of these three variables. Okay, it is a product of these three variables. Next है under transaction analysis which life position is considered the hallmark of healthy and mentally stable person? Options है I am okay, you are not okay, option B I am not okay, you are okay, option C I am okay, you are okay, option D I am not okay, you are also not okay. से लाइफ पोजीशंस की बात करिए अंदर ट्रांजैक्शन एनालिसिस विच हैज बीन गिवन बाय हैरिस। तो ये चार कॉम्बिनेशन उसने दिए हैं लाइफ पोजीशंस के। तो वैसा जो मतलब सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है मेंटल स्टेट, मतलब जो पर्सन है वो मेंटली काफी स्टेबल है, हेल्दी पोजीशन पे है। ओके वो पोजेस कर रहा है हेल्दी, उसका सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट और दूसरों को भी वैल्यू कर रहा है, अपना सेल्फ एस्टीम भी हाई है और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है। दैट कंडीशन इज आई एम ओके, यू आर ओके, विच इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट स्टेट, जहाँ पे आपका खुद का भी सेल्फ एस्टीम हाई, आप अपने बारे में भी एकदम हाईली सोच रहे हो और दूसरों का भी रिस्पेक्ट करते हो। सो दैट इज द मोस्ट हेल्दी पोजीशन। अगर आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, आप अपने बारे में तो सोचते हो कि मैं जो करता हूँ सब सही करता हूँ, बट दूसरे क्या है वो बेकार काम करते हैं, तो आप अपनी फॉल के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हो। सो दैट इज हैविंग द सुपीरियर और एन एरोगेंट पोजीशन। ये सुपीरियर या एरोगेंट पोजीशन को डिपिक्ट करता है। आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, यहाँ पर आपको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो है, जहां आप अपने आप को तो काफी लो वैल्यू कर रहे हो और सोचते हो बाकी सारे लोग तो क्या है, सही है। ओके तो ये आपका कैसा हो जाएगा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला, विच इज लाइक अ डिप्रेसिव पोजीशन। और लास्ट है जहां आप सोचते हैं आप खुद भी कुछ सही नहीं कर रहे हैं और दूसरे भी सही नहीं है, आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। ये सबसे ज्यादा होपलेस पोजीशन होती है, सबसे बेकार पोजीशन, विच इज द फूटाइल पोजीशन। ओके
So these are the 4 life positions. Next है, which function of attitude helps an individual protect their self image from internal or external threats? ऑप्शन है नॉलेज फंक्शन, ऑप्शन बी ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ऑप्शन सी वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट फंक्शन. So this is based on attitude development. So attitude serve 4 important functions. उसके 4 functions होते हैं, ये चारों ही functions होते हैं. इनमें से कौन सा function है which helps to protect our self image? Right answer is ego defensive function, जो कि हमारे को भाई हमारी इमेज को self image को डिफेंड करने में हेल्पफुल होता है. एडजस्टमेंट फंक्शन वो फंक्शन हो गया जो हमें एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है टू आवर वर्किंग इन्वायरमेंट. ओके, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन वो फंक्शन होता है विच हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग अवर वैल्यूज की भाई हमारी खुद के क्या मॉरल्स वैल्यूज हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ईगो डिफेंसिव विच हेल्प्स टू डिफेंड अवर सेल्फ इमेज जैसे बताया. नॉलेज फंक्शन होता है विच हेल्प्स टू प्रोवाइड अस द सर्टेन स्टैंडर्ड्स और रेफरेंस जिसके थ्रू वी कैन एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस. मतलब जो हमें एक तरीके से हमने जो इतने दिन तक हमने समझा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. ओके, तो उसका एक रेफरेंस को यूज करके वी कैन explain the things around us. Okay, so that is the knowledge function. Next है social learning theory suggests that personality is developed through dash. Options है heredity alone, option B reinforcement, punishment and observing others, option C solving mathematical puzzles, option D unconscious desires. So right answer है option B. सो जो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है वो ये मानती है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है दैट इज मोर एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल्स रादर देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स. कि मतलब जो हमारी पर्सनालिटी है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं बल्कि सोशल वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होती है. ओके, वेयर वी ट्राई टू यूज द रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच इन अवर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटीज ऑफ ए पर्सन. Next, under dash job evaluation technique, different factors are selected. Each factor is ranked individually with all the other jobs. The points are then assigned to each factor. The value of the job is then obtained by adding all the point values. So options है job classification method, factor comparison method, point ranking method, job comparison method. So ये कौन सा ये quantitative method होता है for evaluating the job जहाँ पे जो जॉब्स होते हैं उसमें क्या होता है डिफरेंट फैक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि ये जो भी हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर सेलेक्ट करे हैं वो हर जॉब के लिए सेम ही रहेंगे. उन फैक्टर को फिर हम इंडिविजुअली क्या है रैंक करते हैं और उनको क्या करते हैं उनको पॉइंट्स असाइन करते हैं और फिर उसके हिसाब से जॉब की वैल्यू फाइंड आउट होती है बाय एडिंग ऑल दैट पॉइंट वैल्यू. ये कौन सा मेथड है दैट इज अ फैक्टर कंपेरिजन मेथड. सो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है बट इसका एडवांटेज क्या है दैट इट इज अ कंसिस्टेंट मेथड जिसके बेसिस पे हम लोग इजिली हर बार सेम सही रिजल्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड लेस सब्जेक्टिव मेथड. सो ये दोनों इसके एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ द जॉब क्लासिफिकेशन और जॉब ग्रेडिंग मेथड. ऑप्शंस है इट इज हाईली सब्जेक्टिव compared to the ranking method. Option B, it is too expensive for the small organization. Option C, it may overestimate or underestimate the results by grouping the jobs with the different complexity into one category. Option D, it requires complex mathematical weightages that are difficult for employees to understand. सो जॉब ग्रेडिंग मेथड का मेन लिमिटेशन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी. इट में ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द रिजल्ट्स बाय ग्रुपिंग द जॉब्स विद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी इनटू वन कैटेगरी. तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब ग्रेड्स को डिफाइन किया जाता है और जॉब फिर क्लासिफाई किए जाते हैं डिफरेंट ग्रेड्स और उनको कंपेयर किया जाता है. ओके, तो अब वही होता है कि हर जॉब का क्या होता है अपना अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको करने में अलग डिफिकल्टीज लेवल आती है. बट अगर हम लोग उनको एक ही कैटेगरी में कर देंगे प्लेस तो फिर जो होगा हम लोग काफी अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट कर देंगे. हो सकता है कोई जॉब परफॉर्म करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो बट वी हैव प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी विद द अदर जॉब जिसमें कि कॉम्प्लेक्शन लेवल लो है तो वहां पर हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर बहुत ही लो है उसको परफॉर्म करने में और उसको हमने हायर लेवल में प्लेस कर दिया. ओके, तो वो सारी इसमें दिक्कतें आ जाती है.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवॉर्ड्स एज डिफाइंड इन द, बस एज डिफाइंड इन द प्रोवाइडेड मटेरियल नहीं लिखेंगे, बस टोटल रिवॉर्ड्स। ऑप्शंस है रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, सुपरविजन। सो टोटल रिवॉर्ड्स में आपका दोनों टाइप के रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक कंपनी वर्कफोर्स पे करती है कि उसको अट्रैक्ट रिटेन किया जा सके। सो इसके अंदर में 6 एलिमेंट्स की बात करी गई है, विच इज नॉट वन ऑफ इट। राइट आंसर इज सुपरविजन। तो 6 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर में? पहला होता है कंपनसेशन, जो कि कंपनी देती है, विच इज द पे विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज, जिसमें आपका फिक्स्ड और वेरिएबल पे दोनों आ जाता है। सो दिस इज ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट मेजर रिवॉर्ड जो कंपनी देती है। देन इट इंक्लूड्स द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, जिसमें उनको हेल्थ बेनिफिट, इनकम प्रोटेक्शन, सेविंग्स स्कीम्स, ये सब में इनरोल करना। तीसरा है वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, ओके, जिससे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज या प्रोग्राम्स रन करना जिससे वर्क लाइफ बैलेंस हो सके मेंटेन एम्प्लॉइज का। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। देन उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना, ओके, उनके अचीवमेंट्स के लिए। देन कम्स द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जहां पे उनको असेस करना, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, उनको फीडबैक देना जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। एंड लास्ट इज द टैलेंट डेवलपमेंट, जहां उनकी स्किल्स और ज्यादा एडवांस हो सके, उनके और कॉम्पिटेंसी लेवल इंप्रूव हो सके, उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह में एनरोल करना, वो सब टैलेंट डेवलपमेंट में आता है। तो ये आपके क्या है? दीज आर द टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट है विच मॉडर्न अप्रेजल मेथड असेस द एम्प्लॉय बिहेवियर थ्रू जॉब रिलेटेड सिमुलेटेड सिचुएशंस लाइक इन बास्केट एक्सरसाइजेस एंड बिजनेस गेम्स। ऑप्शंस है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ, ऑप्शन बी 360 डिग्री अप्रेजल, ऑप्शन सी असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप्स, ऑप्शन डी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स। सो राइट आंसर है आपका असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप्स। असेसमेंट सेंटर क्या करता है यहाँ पर? अब क्या होता है, जैसे ये मेनली यूज होता है फॉर द फर्स्ट लेवल सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए सेलेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे डिफरेंट लोग प्रेजेंट होते हैं जो कि इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉइज बिहेवियर को। उसमें क्या होता है, अब काफी सारी एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज होती है, ओके, जैसे बिजनेस गेम्स खिलाए गए, ग्रुप डिस्कशंस हुए। इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या होता है, मतलब उनको डिफरेंट काम दे दिया कि ये कॉल्स है, ये मेल्स है, तो प्रायोरिटी किस काम को वो पहले देंगे, ओके। तो रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करी जाती है और ये देखा जाता है कि अगर हम लोग इस बंदे को प्रमोट करते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप्स, ओके, असेसमेंट सेंटर अप्रोच होती है। Next question is about MBO. MBO is very important topic. So management by objectives, this is a full form of MBO that also you should remember. So MBO is described as a result oriented system. What does it primarily emphasize? Options are the specific method used to achieve a task. Option B, goal achievement rather than the method involved. Option C, comparative ranking of employees. Option D, personality traits like initiative and dependability. सो एमबीओ किस पर बेस्ड होता है? ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है जहां पर एम्प्लॉइज और मैनेजर मिलकर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, और फिर एम्प्लॉइज कोशिश करते हैं टू अचीव द टारगेट्स, और फिर उनको असेस किया जाता है कि कितना क्लोजली उन्होंने वो अचीव किया है और कहाँ पे परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी रह गई है, ओके, और फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से गोल सेट किया जाता है। So employees and managers, they both collaboratively set the objectives for a set period. So, and it is based on achieving the goals rather than the method involved. So this is a result oriented approach कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है वो अचीव होना चाहिए, rather than the किस तरीके से उसको अचीव किया है उस पर फोकस ना होके हमारे गोल्स अचीव होने चाहिए। तो यहाँ पर बात करी गई है स्मार्ट गोल्स की, जिसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये लोग मिलकर क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। स्मार्ट गोल्स, गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट, एस का मतलब स्पेसिफिक, हम लोग ने स्पेसिफाई करना है कि भाई जो आपका सेल्स है वो मतलब इस बार इंक्रीज तो होना है, बट स्पेसिफाई करना है कि इंक्रीज होना है बाय 10%। सो द गोल शुड बी स्पेसिफिक, अगर होंगे तो और हम इजी होगा उसको अचीव करने पे। मेजरेबल होने चाहिए, जिसको कि हम लोग मेजर कर सके, वैसे गोल्स होने चाहिए।
अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं जिसको अचीव किया जा सके। रेलिवेंट होने चाहिए विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कोई पर्पस हो उसको अचीव करने का, तो वैसे रेलिवेंट गोल्स होने चाहिए। और टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गोल हमें 15 सालों में अचीव करने, एक प्रॉपर हमें एक टाइम लाइन सेट करनी है कि इतने टाइम पीरियड में वो अचीव हो जाने चाहिए। सो फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ओके, नेक्स्ट है which appraisal method uses critical incidents of effective and ineffective performance as anchor for a rating scale? ऑप्शन है ग्राफिक रेटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन असेट अकाउंटिंग। सो राइट आंसर है आपका बार्स, विच स्टैंड फॉर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। अब बार्स मेथड में क्या होता है कि आप जो भी जॉब परफॉर्म करना है, जिसको हम इवेलुएट करना चाहते हैं, उसको हम देखते हैं उस पर बेस्ड कौन कौन से क्रिटिकल इंसिडेंट्स है। क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब होता है वो फैक्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब। तो वो डिफरेंट क्रिटिकल इंसिडेंट्स देखे जाते हैं और उनको उसके बेसिस पर एक रेटिंग स्केल डिवाइस किया जाता है। ओके कि भाई ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स फॉर परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक जॉब। तो उसके बेसिस पे क्या है, रेटिंग स्केल डिवाइस किया जाता है और फिर वो क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उनको इवेल्युएट किया जाता है ऑन दैट बार स्केल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थॉमस किलमैन मॉडल विच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेटिस्फाइंग द अदर पार्टी कंसर्न एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन। ऑप्शन है कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एकोमोडेटिंग, कंपीटिंग। So there may be different conflict management techniques that may be adopted by the people. तो इसमें से थॉमस किलमिल मॉडल क्या कहता है कि ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी है जहां पर आप अपनी ना सोच के दूसरों की सोच रहे हो, अदर्स विन। तो ये कौन सी हो गई आपकी एकोमोडेटिंग एक तरीके से। ओके जहां पर यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द अदर पार्टी कंसर्न एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन। ओके कोलैबोरेटिंग हो गया, सबसे अच्छी सिचुएशन होती है विच इज लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। तो ऐसा सोल्यूशन देखते हो विच सेटिस्फाई द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टीज। कॉम्प्रोमाइजिंग में ऐसा हो जाता है विच मे नॉट इंटायरली सेटिस्फाई द कंसर्न ऑफ ऑल द अदर पार्टीज, जिसमें कि सब लोग थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और सबके लिए एक बेटर सोल्यूशन नहीं आ पाया। एकोमोडेटिंग में जहां आप खुद को क्या है पीछे रख के दूसरों के भलाई के लिए सोच रहे हो। और कॉम्पिटिंग में जहां आप अपना अगेन अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हो एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पार्टीज। ओके नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस बेस्ड ऑन वर्क डिटेल्स, असाइनमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी टास्क कॉन्फ्लिक्ट। सो टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है विच इन्वॉल्व्स द डिफरेंसेस विच आर बेस्ड ऑन द वर्क डिटेल्स एंड गोल्स। जो आपको काम असाइन होता है उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट विच इज बेस्ड ऑन कि भाई कितना रिसोर्सेस शेयर करना है, किसको कितना फिजिकल या ह्यूमन रिसोर्सेस मिलेगा, उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। ओके सो दैट कम्स अंडर द टास्क कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड इट इज नॉट अ टास्क कॉन्फ्लिक्ट, जो कि डिसअग्रीमेंट डेवलप हो जाते हैं बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी, स्टाइल, टेस्ट और द वर्किंग मैनर। ओके और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है विच अराइजेस ड्यू टू द फंडामेंटल डिफरेंस इन वंस कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, एक्सपीरियंस, तो वो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके लास्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन असेट अकाउंटिंग मेथड इवेल्युएट्स द ह्यूमन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन डैश। ऑप्शन है पीयर एंड subordinate फीडबैक, ऑप्शन बी द अचीवमेंट ऑफ स्मार्ट गोल्स, ऑप्शन सी चेंजेस इन द मनी एस्टिमेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल वैल्यू विच इज ह्यूमन कैपिटल, ऑप्शन डी बिहेवियरली क्रिटिकल इंसिडेंट्स। सो ह्यूमन असेट अकाउंटिंग मेथड क्या करता है कि भाई वो इम्प्लॉइज को एज ए ह्यूमन कैपिटल ट्रीट करता है कि भाई जो हमारे इम्प्लॉइज है वो क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का असेट है, तो कैपिटल ही है। तो उनकी क्या वर्थ है, वो कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से उनको
मनी एस्टिमेट उन पे अटैच करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, वेयर इट मेजर द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे बेस्ड ऑन एबीएम मॉड्यूल बी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।